चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। और जो फोर्स होता है वो होता है Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है ना, V क्रॉस B, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा। और V जो होता है V वेक्टर, ये होता है वेलोसिटी ऑफ Q, और B अपने एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने तुमको गायत्री आता है? हेलो गाय गायत्री, हाँ सर। गायत्री, हाँ सर। क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें निकालने आता है बेटा? हाँ सर, पर याद नहीं उतना। कितना याद है? उतना नहीं है तो कितना याद है बताओ। हम्म, गायत्री बोल बेटा। उतना नहीं याद है, ठीक है, तो कितना याद है बता। जितना बचा उतना बता देंगे। तुमको पार्ट्स पता है क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है मिस्टर पार्थ? पार्थ, पार्थ, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हाँ सर, म्यूट था माइक। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है तुमको? नहीं सर। नहीं आता, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालने सीखते हैं। तो अगर हम लिख दें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए तुम्हें करना कुछ खास नहीं है, दो लकीर ऐसे खींचनी है, फिर आई लिखना है, फिर जे लिखना है, फिर के लिखना है। बात समझ आई? हाँ सर। फिर ए पहले आया है तो 2 3 माइनस 1, फिर बी आया है 1 1 और 1। ये आता है सर। गायत्री सीख लो, तुम्हें आता है अच्छी बात है, गायत्री सीख लो। तो आई के लिए सबसे पहले आई का जो भी रो है और आई का जो भी कॉलम है, इन दोनों को डिसमिस कर दो, खत्म कर दो इनको, और लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन। तुम्हें कैसे आना है? लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन। तो जब तुम लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन आके मल्टीप्लाई करोगी तो 3 × 3 माइनस राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, -1 × 1। फिर माइनस जे को करेंगे सॉल्व, तो जे की रो और जे की कॉलम छिपा दी जाएगी बेटा। जब जे को सॉल्व करेंगे तो जे की रो जे की कॉलम छिपा दी हमने, और जे निगेटिव होएगा, है ना? जे क्या होएगा? निगेटिव। तो लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, फिर राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन, तो 2 × 1 माइनस -1 × 1, फिर अब के प्लस हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे, के का रो के का कॉलम छिपा देंगे, ये के का रो के का कॉलम छिपा दिया, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3। बस इसको सॉल्व कर दो, तो 3 + 1 4 i कैप
माइनस 2 और 1 3 के कैप, सॉरी जे कैप, और ये कितना बन जाएगा, माइनस के कैप। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ए क्रॉस बी। गायत्री समझ में आई बात? हाँ सर। जल्दी नोट करो। नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। अच्छा, के अलावा एक और चीज बताते, वो भी ध्यान देना। ये इरेज करे? हाँ सर। चलो, जब भी हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसमें डायरेक्शन भी बड़ा मायने रखता है। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे पता लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, हाँ सर। डायरेक्शन पता लगाने का तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है ये भी बता दे। ये हो गया अंगूठा और ये हो गई कर्व्स ऑफ द फिंगर ऑफ द राइट हैंड, कुछ यूं। ठीक है, ये तुम्हारा राइट हैंड का थंब होगा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी एंड दिस कर्व की जो उंगलियों की जो घुमाव होगी वो ए टू बी होगी। उंगलियों की घुमाव किधर से किधर होगी? वेक्टर ए टू बी। बात समझ कि नहीं? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स हैं, है ना? हाँ ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो गायत्री तुम अपना राइट हैंड उठाओ। राइट हैंड निकाला तुमने अपना? गायत्री, राइट हाँ हैंड सर। तुमने निकाला? हाँ सर। राइट हैंड के पाम को ए पे रख दो, पाम को ए पे रख दो और उसको घुमाते हुए बी की तरफ ले जाओ। तो अंगूठा किधर आ रहा है तुम्हारा? अंदर को कि बाहर को? बताओ। बाहर को। बाहर को। कैसे बाहर को आ गया बेटा? हमारा तो अंदर को जा रहा है। राइट हैंड समझती हो? हाँ सर। ठीक है, तो जब राइट हैंड समझती हो तो अपने पाम को राइट हैंड पे रखो, अरे सॉरी ए पे रखो, और पाम को फोल्ड करो बी की तरफ, थम्स अप पीने वाली स्टाइल में। हाँ सर। तो किधर को अंगूठा जा रहा है? अंदर को। बात सुन आई? वही अगर तुमको बी क्रॉस ए निकालना हो तो ए क्रॉस बी जो बना, ये बना परपेंडिकुलरली डाउन टू प्लेन ऑफ पेपर। वही अगर बी क्रॉस ए निकालना हो तो वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, लेकिन इस बार तुमको अपना पाम रखना है बी के ऊपर। बात समझ कि नहीं? हाँ सर। और बी को घुमा के ए की तरफ ले जाओ। तो ये किधर को आ रहा है? परपेंडिकुलर आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर। हो गया बेटा? हाँ सर। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि थ्रू आउट हमको इस चैप्टर में से यूज करना है बेटा। इस चैप्टर में इसकी बड़ी योगदान है। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अच्छा, अब एक और चीज बता दे। मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते, सिंबल बी से। मैग्नेटिक फील्ड को किस सिंबल से डिनोट करा जाता है बेटा, बी से। निकिता मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा, हेलो? मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय सिंबल बी, है ना? ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है। निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट से बना है, सिंबल कैपिटल टी। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है गॉस, ठीक है? और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। गॉस इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल जी। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। नोट कर लो, अगर आता है तो अच्छी बात है। उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए देखो एरो बनाया है हमने, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात? हेलो? हाँ हाँ, जल्दी नोट करो। आगे बढ़े। हाँ सर, हो गया। अब आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम दो मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकते हैं, एक परपेंडिकुलर इनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर, और एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर। इसे एक, इसे दो। तो अगर एक का हमें डायग्राम बनाना हो बेटा, तो देखो एक का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। ये मेरा प्लेन ऑफ पेपर है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है भाई, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर ना। तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है वो ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ यूं। समझ रहे हैं आप लोग? ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये एक वाले के हम ड्राइंग बना रहे हैं बेटा, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी ये एक। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है? ये क्रॉस जो है रिप्रेजेंट ये करता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड आपके प्लेन को छेदते हुए अंदर को जा रही है। समझ में आई बात की नहीं बेटा? हाँ सर। और दो की अगर चर्चा करें, परपेंडिकुलर टू द आउट ऑफ पेपर, तो परपेंडिकुलर टू द आउट ऑफ पेपर की चर्चा करते तो ये कुछ ऐसा हो जाता है बेटा, ऐसा। निकिता क्या तुम सुन पा रही हो? निकिता से हाँ मेरी सर। बात, हाँ, तो अब तक क्यों नहीं बोल रही थी बेटा? और सर वो इससे, बहुत आवाज था ना, वो घर पे हरी। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई अलग से जगह नहीं है? और इसके लिए बेटा हम तो डॉट यहाँ पे बनाते आवाज हैं। नहीं आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। समझ में आई बात गायत्री? हेलो? हेलो? हाँ सर। समझ में आई बात की नहीं? हाँ। तो नोट कर लो इसे जल्दी से।
नोट कर लिया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की जगह बल्कि हम लिख दें तो और थोड़ा बेहतर लगेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस केस में ये जो चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री होती है, ट्रेजेक्ट्री समझते हो ना? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रेजेक्ट्री? ना आए तो बोलो। ट्रेजेक्ट्री समझती हो गायत्री? गायत्री अब बोलेगी नहीं लड़की। तू पार्थ समझता है ट्रेजेक्ट्री का मतलब हाँ सर। क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है बता? सर वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग शेप ऑफ फॉलो करता है। द पाथ ऑफ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी जिस रास्ते पे चलते उस रास्ते का आकार। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगुलर ट्रेजेक्ट्री है, कोई पार्टिकल अगर एस पे चल रहा है तो ये रेक्टेंगुलर ट्रेजेक्ट्री है, ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, एंड सो ऑन ट्रेजेक्ट्री, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री है। यानी कि पार्टिकल क्या इस रास्ते पे चलते उस रास्ते का आकार इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर। हाँ, सिर्फ प्रोजेक्टाइल में हो जरूरी नहीं है, ट्रेजेक्ट्री किसी भी पाथ को बोल सकते हैं, शेप ऑफ द पाथ को। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है बेटा? सर्कुलर। क्यों सर्कुलर होती है, किस लिए सर्कुलर होती है, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है ना? हाँ सर। सर्कुलर तो होता है, लेकिन सवाल यह बनता है कि सर्कुलर ही क्यों होता है, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता, पैराबोलिक क्यों नहीं होता, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसके नेचर ऑफ मोशन को समझते हैं। ठीक है बेटा? तो ये हमारी कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई, है ना बेटा? हाँ सर। जो कि परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ओके, perpendicularly to the inward to the plane of paper है। This is a uniform magnetic field which is perpendicular to the inward paper, है ना? और हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया कुछ यूं, और इस चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया Q बेटा। ठीक है? और इस चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी वेक्टर दे दी कितनी? V। समझ में आई बात? इसको वेलोसिटी वेक्टर दे दी हमने v। गायत्री क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? अब हमारा तुम्हारा बात करना अभी जरूरी है, क्योंकि अभी हम कुछ काम की चीज सिखा रहे हैं। हेलो? हाँ सर। हाँ, तो राइट हैंड पाम रूल का यूज करो तुम, और अपने पाम को रखो बी पे, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन है, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन बताओ हमें किधर को आ रहा है? क्योंकि जैसा कि तुमको हमने बताया कि फोर्स का दिशा जो है, फोर्स का जो डायरेक्शन है हमेशा किधर को होता है? v क्रॉस b को। फोर्स हमेशा किधर को डायरेक्ट करता है? v क्रॉस b को। तो जरा v क्रॉस b निकाल के बताओ किधर आ रहा है इस केस का? बोलो बेटा। पाम को रखो बी पे, वी पे, वी माने वेलोसिटी, वी पे रखो, और पाम को फोल्ड करो थम्स अप की तरह। ठीक है? बी की तरफ, और बी किधर है? प्लेन के अंदर।
बी किधर है? प्लेन के अंदर। तो प्लेन के अंदर अपने उंगलियों को फोल्ड करके ले जाओ और देखो अंगूठा किधर आ रहा है। समझ पा रही हो गायत्री? तुम किस पे पढ़ती हो, मोबाइल पे कि लैपटॉप पे? गायत्री, मोबाइल पे पढ़ती हो कि लैपटॉप पे पढ़ती हो? मोबाइल पे। मोबाइल पे पढ़ती हो। कैमरा है? हाँ सर। हम तुम्हें दिख रहे हैं कैमरे में? हाँ सर। चलो ठीक है। ये है प्लेन, ये मेरा प्लेन दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ। अब हमने हाथ में किताब ले रखी है, यही किताब प्लेन है, और इस प्लेन से परपेंडिकुलरली इनवर्ड, यानी कि ऐसे परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और वेलोसिटी वेक्टर प्लेन के ऊपर है। तो हमने हाथों को यूं फोल्ड कर दिया, तो अंगूठा किधर आ रहा है मेरा? अंगूठा किधर आ रहा है बेटा? नहीं दिख पा रहा है तुम्हें? हाथी नहीं दिख रहा। अच्छा, हाथी नहीं दिख रहा है, जाने दो, हाथी मत देखो, छोड़ दो। तो इसका v क्रॉस b जो का दिशा होगा, अच्छा फिलहाल इसको इतना ही याद करो, हम तुमको बाद में बताएंगे, जब तुम क्लास में आओगी तब तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने सिखाएंगे। तो तुम बताओ पार्थ, इसका v क्रॉस b किधर को काम कर रहा है? ऊपर से। ऊपर को। तो ये पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ घूम जाएगा कुछ यूं। बात समझ कि नहीं? हाँ सर। अब ये पार्टिकल जब यहां आ गया तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर अब किधर को हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी वेक्टर अब इधर को हो जाएगी, है ना बेटा? हाँ सर। तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर अब इधर को हो गई। अब इस केस में v क्रॉस b पता लगाओ, बताओ किधर को काम कर रहा है? सर आप लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट को। तो ये पार्टिकल अब घूम जाएगा किधर को? लेफ्ट को। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा? हाँ सर। ये पार्टिकल किधर को घूम गया? लेफ्ट को। तो लेफ्ट को यहां पहुंच गया, तो अब इसकी वेलोसिटी वेक्टर किधर को हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर को हो जाएगी, जैसे ही लेफ्ट को घूमेगा, क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्व। अब इसका v क्रॉस b किधर को काम कर रहा है बेटा? अब इसका v क्रॉस b किधर को काम कर रहा है बताओ? नीचे। नीचे को। तो ये पार्टिकल अब नीचे को घूम जाएगा कुछ यूं। तो जब यहां पे आ गया तो इसका वेलोसिटी वेक्टर अब किधर हो गया? इसका वेलोसिटी वेक्टर अब ये हो गया। अब बताओ इसकी वेलोसिटी वेक्टर किधर काम कर रही है? सर वो दूसरी डायरेक्शन, सर्कल बना दी पूरा राइट। हाँ, तो बन गया ना सर्कुलर ट्रैक। हाँ सर। बात समझ कि नहीं? हाँ सर। नोट कर लो। तो याद रखना कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल Q किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो वो हमेशा कैसा ट्रेजेक्टरी बनाएगा? सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बनाएगा। कैसा ट्रेजेक्टरी बनाएगा बेटा? सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। यहां तक बात समझ आई सबको? हाँ सर। निकिता, निकिता बेटा समझ में आई हाँ बात? सर। तुम्हारी साथी काहे हाँ। नहीं है? पूजा, ज्योति, ज्योति ना है नाम उसका, ज्योति कहाँ है? हाँ सर, वो तो कॉल तो किए थे पर वो पता ना उसका कोई लगा आए हैं सब लोग तो बिजी थी। कोई बात नहीं। कौन आया है उसके यहाँ? साहब धन्यवाद, नोट कर लो बेटा। आज आपने लेट कर दिया चाय पिलाने में साहब, धन्यवाद। आप इधर आए बेटा, नोट करो बेटा, नोट करके बताओ कि नोट कर लिया। आप कौन है बेटा? जरा
उतारेंगे मास्क। आदित्य खांडेलकर, तो आप क्लास में क्यों नहीं है? ये हाँ, इस पड़ोस क्लास में आप लोगों, हाँ जो भी है, तो क्लास में बैठिए, वहां बैठने का कोई मतलब नहीं है ना। हाँ बेटा, आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बना है, तो इसको थोड़ा सा और बेहतर बना लेते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो ये मेरा सर्कुलर ट्रेजेक्टरी जो बनेगा, वो एक बढ़िया सर्कल कुछ ऐसा बना लिया भैया हमने, है ना बेटा? हाँ सर। और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। गायत्री, जिस दिन तू आएगी, हमसे पहली बार तेरी मुलाकात होगी, तो तेरा यही काम होगा कि तू हमसे कहेगी कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन निकालने सिखा दो भाई। हमको याद वाद नहीं रहेगा, हम भूल जाएंगे, लेकिन ये तेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालने तू नहीं सीखेगी, तो ये चैप्टर तेरा बेकार है। बस रट सकती है, समझ कुछ नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है और वो एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बना रहा है, तो याद रखना बेटा, ये फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बिना फिजिक्स अधूरा है। ये हम क्लास 11th में पढ़ाते हैं, और निकिता तुमको पढ़ाया है हमने। तो बोलो, सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है निकिता? 11th हम बड़ी ईमानदारी से तुम लोग को पढ़ाए, हमको याद है। निकिता बताओ, सर्कुलर मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बोलो। जैसे तुम जहां शादी करने, तुम्हारे यहाँ शादी जिसके यहाँ हो रही है, जिसकी भी हो रही है, तो शादी के लिए दो एलिमेंट्स का होना बड़ा जरूरी है, एक दूल्हे का और एक दुल्हन का। ये दो एलिमेंट होंगे तभी शादी होगी, बाकी सब बेकार। ठीक उसी तरह सर्कुलर मोशन में एक चीज का होना बहुत जरूरी है। वो एक चीज क्या है बताओ बेटा निकिता? बिना उस चीज के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, सर्कुलर मोशन का कल्पना भी नहीं करा जा सकता। बोलो निकिता, नहीं पता तुमको? चले पार्थ, तू बता। नहीं पता? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एब्सोल्युटली राइट, सेंट्रीपीटल फोर्स। तो जब तक सेंट्रीपीटल फोर्स नहीं होगा, सर्कुलर मोशन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर सर्कुलर मोशन हो रही है, तो ऑब्वियसली विदाउट एनी क्वेश्चन सेंट्रीपीटल फोर्स मस्ट वर्क। बात समझी? और सेंट्रीपीटल फोर्स कैसे काम करता है? तो इट एक्ट्स रेडियली इनवर्ड। ये कैसे काम करता है बेटा? रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड। तो यहां पे कोई पार्टिकल घूम रहा है, और इसकी वेलोसिटी वेक्टर किधर को जाएगी? ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियली ऊपर को जाएगी, है ना? हाँ सर। ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियली ऊपर को गई, तो ये बताओ इसका v क्रॉस b का दिशा किधर को आ रहा है? v क्रॉस b का दिशा किधर को आ रहा है? राइट, लेफ्ट। लेफ्ट को आ रहा है ना? हाँ सर। तो तुम्हारा इसी दिशा में v क्रॉस b काम कर रहा है कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो v क्रॉस b के ही दिशा में कौन काम करता है? f मैग्नेटिक। यानी कि जो मेरा f मैग्नेटिक है, इट विल प्रोवाइड the required centripetal force।
एफ मैग्नेटिक प्रोवाइड करेगा क्या, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां तक कोई डाउट बेटा? नहीं सर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और ये क्वेश्चन कई दफा आ चुका है इसलिए हम बता देते हैं। जब हम लोग सर्कुलर मोशन की चर्चा करते हैं तो सर्कुलर मोशन में ये हम तुम लोग को बता देते हैं, हमने बताया है उनको जिनको हम क्लास 11th पढ़ाते हैं। सर्कुलर मोशन में दो चीजें काम करती हैं एक साथ, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात बेटा कि नहीं भाई? हाँ सर। तो इसका काम जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका काम होता है बेटा किसी भी चीज को घुमाना। अगर कोई चीज घूम रहा है गोल 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 घुमाना, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण होता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या काम करता है बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ना, वो चाल बदलता है। वो क्या करता है बेटा? चाल बदलता है। जब सर्कुलर मोशन डील करेंगे तब बेहतर तरीके से इन सारी चीजों को बताएंगे। तो चाल बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? चाल बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बोलो क्या बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ना 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 ना, अभी तुम अभी भूल जाओ, मैग्नेटिक के बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में चाल बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं एंगुलर वेलोसिटी, नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा नहीं है। लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? ये किस काम में आता है? ये चाल बदलने के काम में आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं बेटा? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस काम में आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस काम में आता है? बोलो। उसको सर्कुलर मोशन में उसको घुमाने के काम में आता है। तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तुम्हारे घर में पंखा है? हाँ सर। जब पंखा तुम चालू करते हो तो पंखा गोल गोल तो घूमता ही है। हाँ सर। लेकिन उसकी चाल बदलती रहती है लगातार। हाँ सर। तो उस स्थिति में सेंट्रीपिटल इसे घुमा रहा है और टेंजेंशियल इसकी चाल को बढ़ाते रह रहा है। हाँ सर। बात समझ? हाँ सर। फिर 1 2 3 4 सेकंड के बाद घड़ी देख लेना, इसकी चाल कांस्टेंट हो जाती है। अब चाल ना बढ़ती है ना घटती है, बस ये गोल गोल घूमता रहता है। समझ आई बात? हाँ सर। तो गोल गोल घूम रहा है मतलब सेंट्रीपिटल तो काम कर रहा है। हाँ सर। लेकिन इसकी चाल नहीं बदल रही, इसका मतलब टेंजेंशियल अब गायब हो चुका है। बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। और जब तुम पंखा स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है? जब पंखा स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है बेटा? बंद होता है। जब हम लोग पंखे को स्विच ऑफ करते हैं तो क्या पंखा एक रुक जाता है कि रुकते रुकते रुकता है? रुकते रुकते रुकता है। यानी उसकी चाल बदलती है ना भाई। हाँ सर। यानी फिर से एक्सेलरेशन टेंजेंशियल काम करने लगा जो कि चाल को बदल रहा है। बात समझ? हाँ सर। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में चाल बदलने की जिम्मेदारी किसकी होती है? फिर से बोलो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। और घुमाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बोलो, तेज बोलो बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है? हाँ सर। तो सेंट्रीपिटल इसे घुमाता है और टेंजेंशियल जो इसकी चाल बदलता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मेडिकल में ही आया है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो कहता क्या है कि फोर्स मैग्नेटिक तो प्रोवाइड कर दिया हमको सेंट्रीपिटल, और यहाँ पे फोर्स टेंजेंशियल बोल के कोई फोर्स नहीं होता। नो फोर्स, नो फोर्स इज देयर एज टेंजेंशियल। ठीक है? कोई फोर्स ऐसा नहीं होता जो कैसे काम कर सके? टेंजेंशियल काम कर सके। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो जब टेंजेंशियल नहीं है इसके पास तो ऑब्वियसली
इसकी जो चाल होएगी, चाल विल नॉट चेंज। ठीक है, यानी कि इसकी जो v की मॉड होएगी, यानी कि स्पीड जो होएगी, वो इस केस में हमेशा कांस्टेंट होएगी, स्पीड नहीं बढ़ घट सकती। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। गुड आउट नहीं सर। है ना? तो जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो कैसी ट्रेजेक्ट्री बनाता है बेटा? बोलो। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो कैसी ट्रेजेक्ट्री बनाता है? बोल दो मेरे साथ बेटा, बोलोगे तभी क्लियर होगा ना। कैसी फील्ड बना, कैसा ट्रेजेक्ट्री बनाता है? बोलो गायत्री। गायत्री, कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनाता है, और जब सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनाएगा तो उस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में घूमते हुए पार्टिकल की स्पीड जो होएगी वो क्या होएगी बेटा? स्पीड क्या होएगी? टेंजेंशियल होगी उसका। स्पीड क्या होएगी बेटा? काउंट होगी, है? स्पीड क्या होएगी बोलो? चेंज नहीं होगी। हाँ, कांस्टेंट होएगी। एब्सोल्युटली राइट। फोर्स इज नॉट, स्पीड इज नॉट गोइंग टू चेंज। और फोर्स मैग्नेटिक जो है ये इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा जिसकी मदद से ये घूमता रहेगा। यहां तो कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? हाँ सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी को इरेज कर दें? हाँ सर। चलो, नोट कर लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। चलो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है निकिता? निकिता, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? तुम बताओ भाई पार्थ। एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, एम स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू MV एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, आर। या फिर m डॉट आर डॉट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले काम करते हैं। जहां v जो होती है वो होती है स्पीड, और ओमेगा जो होती है वो होती है एंगुलर स्पीड, है ना? हाँ r सर। जो होता है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक होता है। और m जो होता है वो मास ऑफ मूविंग बॉडी होता है। बात समझ आई कि नहीं भाई? तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? बोलो बेटा। सर वो आउटवर्ड फोर्स जो उस पे जाता है वो। क्या बोले, फिर से बोलो। जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन टेंशन है क्या बोलते हैं? क्या बोल गए यार सब? कौन सी, हमको मराठी नहीं आती। नहीं नहीं। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? बोलो। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? एफएम। एफएम। एफएम मने एफएम रिप्रेजेंट्स बाय द मास ऑफ वर्ल्ड। एफएम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एफएम रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स मैग्नेटिक, है ना? मैग्नेटिक। हाँ सर। फोर्स मैग्नेटिक लिखाया था ना? हाँ सर। फोर्स मैग्नेटिक ही हमारे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि फोर्स मैग्नेटिक जो होगा वो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, फोर्स मैग्नेटिक का, ये कैसा शोर है भाई? देखो शोर ना हो बेटा प्लीज। तो फोर्स मैग्नेटिक का हमने फॉर्मूला कितना बताया बेटा? QVB क्यू वी, वी क्रॉस क्रॉस बी। बी। तो एक और चीज हम बता दें, जो v क्रॉस b होता है ये होता है v मॉड
साइन थीटा, साइन थीटा आपको, है ना, हाँ सर, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर। ठीक है, हाँ सर, ये जो थीटा होता है वो एंगल होता है किनके किनके बीच में, वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में। कोई डाउट? समझ में आई बात बेटा? हाँ सर, चलो, तो अगर हम इस जगह पे इस चीज की चर्चा करें तो फोर्स मैग्नेटिक मेरी कितनी हो जाएगी, Q डॉट V डॉट B डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r। यहाँ तो कोई डाउट? हाँ सर, नहीं सर, अब गायत्री तू बता बेटा, थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी है? फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है और मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द पेपर है। मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द पेपर है और फील्ड जो है परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द पेपर है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है, V में और B में? गायत्री बताओ। गायत्री नहीं बताना चाहती हो, छोड़ो तब। पार्थ तुम बताओ बेटा, कितना एंगल बनता है दोनों के बीच में? सर कौन कौन, वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनता है, वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच? 90 डिग्री, 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री होता है तुम समझ लो बेटा। ये देखो, हमने केस 1 की चर्चा करी है कि केस 2 की चर्चा करी है? हेलो, हाँ सर, केस 1 की चर्चा, वन सॉरी, की, केस 1 की चर्चा कर रहे हैं कि केस 2 की? 1 की, 1 की चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ सर, तो ये कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90, अब प्लेन पे पार्टिकल घूम रहा है। गायत्री समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? गायत्री, सर। हाँ, हाँ, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? एंगल कितना? 90। 90। और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू बताओ बेटा गायत्री। 1 1। तो ये हो गया क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। वी और वी कैंसिल, तो क्या बना मेरे पास? यहां पे लिख देते हैं, फिर अगले पेज पे चलेंगे। फिर मेरे पास बनता है क्यू वी इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर। बात नहीं समझ में आई? हेलो, आई सर, नोट कर लो, यहां तक नोट करो जल्दी से। हाँ बेटा, हो गया? हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए तो फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और ये बन जाएगा QB इज इक्वल टू एम बी अपॉन आर। जहां पे हमने बताया V जो होती है वो होती है स्पीड, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो हाँ सर, सर्कुलर ट्रैक पे कोई भी पार्टिकल कितनी दूरी तय कर लेगी? अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक पे पार्टिकल यूं घूमता हुआ ऐसे आ गया, तो इसने कितनी दूरी तय करी बेटा गायत्री? एक चक्कर में सर्कुलर ट्रैक पे कोई पार्टिकल कितनी दूरी तय कर लेता है? हम्म हम्म, बोलो बेटा। 2 पाई। एब्सोल्युटली राइट।
2πr, है ना। और ये हो गया t, तो t क्या है, t जो है वो टाइम फॉर 1 चक्कर, ठीक है, टाइम फॉर 1 चक्कर। अगर अंग्रेजी में लिख दे तो चक्कर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो t इज द टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन, तो लिख सकते हैं QB इज इक्वल टू m डॉट 2πr/t.r, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर। ये r और ये r गेट कैंसिल्ड, तो टाइम पीरियड फॉर 1 चक्कर यानी कि t इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब सर। हम लोग चर्चा करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग न्यू सिंबल से। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में नंबर ऑफ चक्कर, ठीक। अगर तुम लोग को अंग्रेजी पसंद है तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है, अपने पंखे को देखो तो वो 1 सेकेंड होते होते 2-3 बार 4 बार घूम जाता, वो बहुत तेज घूमता है ना। तो वो जो जितना घूम गया, जितना चक्कर घूम गया 1 सेकेंड में, वही होगी उसकी क्या, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 अपॉन टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो टाइम पीरियड को जब रेसिप्रोकेट कर देंगे तो QB अपॉन 2πm हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको। हाँ सर। चल गायत्री, समझ में आई बात सबको। हेलो, हाँ सर। अच्छा निकिता तुमको समझ में आई बेटा, निकिता। निकिता नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े, हाँ सर। जल्दी नोट करो, नोट करके बोलो तो आगे बढ़े। बोले लड़की गायत्री। हेलो, नोट कर लिया बेटा। हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना आगे की बात। अब इसमें क्वेश्चन की वेराइटीज कैसी हो सकती है, ये तो बहुत सिंपल चीज हमने पढ़ ली, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB और फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm, ये तो हमने पढ़ लिया भाई, ठीक है। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस के साथ कैसे खेला जाएगा, कैसे समझा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम देके समझाते हैं कि ये कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको हम अंग्रेजी वाला लैंग्वेज देंगे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन बन के आता है, लेकिन पहले उसको हम लोग अपने देसी भाषा हिंदी में समझ लेते कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, फिर तो अंग्रेजी में सब कुछ हो जाएगा। तो ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है। और हमारे पास दो तरह के अलग अलग चार्ज पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो चलो तुम लोग को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में समझा देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव, और इसका जो मास होता है कितना होता है भाई, बोलो लड़के, क्या नाम है तुम्हारा, पार्थ। हाँ सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.9 into 10 की पावर कितना होता है, 9.1 सॉरी 9.1 into 10 की पावर -31 kg।
1.9 और 9.1 में बेटा आसमान जमीन का फर्क है। 1991। सर नहीं सर, वो उल्टा कर दिया। ऐसे ही करोगे यार तब तो तुम सब पढ़ के गलत कर जाओगे। 1991 में बहुत फर्क होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। और जो प्रोटॉन होता है इस पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। हाँ, अब मास कितना होता है? 1.6 हम्म, इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। हाँ 27। बहुत सही। ठीक है, ये केजी केजी कोलम। ठीक है, इस पे हाँ सर। नेगेटिव। अब देखो, तो क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों की इफ स्पीड ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, ठीक है, तो आर पर कमेंट करो। कमेंट ऑन आर। कमेंट ऑन आर का मतलब आर क्या? रेशियो निकालो, आर का मैग्नीट्यूड निकालो, आर में कौन आर बड़ा होगा, कौन आर छोटा, एंड सो ऑन। यानी कि कमेंट ऑन आर। आर के ऊपर तुम अपना एक कमेंट रखो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, अब कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तो जैसा कि तुमको बताया कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन आर, वो कौन देता है? QVB देता है जी बेटा। गायत्री समझ में आ रही बात की नहीं? जहां की ये v और ये v कैंसिल हो गया तो मेरे पास इक्वेशन बना mv अपॉन आर इज इक्वल टू QV। तो अब देखो कौन कौन सी चीजें इसमें कांस्टेंट हैं, जरा बताओ तो बेटा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, बताओ, बोलो गायत्री। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के अगर हर चीज को कंपेयर करा जाए, दोनों एक ही फील्ड में घूम रही हैं, तो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है? और क्वेश्चन में किस चीज को सेम कर दिया गया है, बताओ। इन सारी बातों को ध्यान में रख के बताओ कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है। वी। बहुत बढ़िया, सॉरी, v को हमने कांस्टेंट कर दिया। चलो अगला बताओ बेटा, अगला कौन कांस्टेंट है? v को हमने कांस्टेंट कर दिया। अगला कांस्टेंट कौन है बेटा, बोलो। तू बोले पार्थ, अगला कांस्टेंट कौन है? आर। आर कहाँ कांस्टेंट है? आर पे तो तुम्हें कमेंट करना है। कमेंट ऑन आर। बी कांस्टेंट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि दोनों एक ही फील्ड में है ना, हाँ सर, कि अलग अलग फील्ड में है। एक ही फील्ड में। तो फिर अगला कांस्टेंट कौन है? अगला कांस्टेंट बी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज कांस्टेंट है, बताओ कौन सी चीज कांस्टेंट है? ध्यान दो, ध्यान दो। चार्ज। चार्ज। चार्ज कितना है? 1.6। चार्ज भी कांस्टेंट है, हाँ तो सर। चार्ज को भी कांस्टेंट कर दिया। ए हाँ, बात समझ आई? तो ये सारी चीजें चली गई कांस्टेंट में, है ना। हाँ तो सर। वेरिएबल कौन बना इसमें? एक मास और एक रेडियस। बात नहीं समझ? आई सर। तो हम लिख सकते हैं मास अपॉन रेडियस इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन वी, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं मास अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। हाँ सर। तो मास अपॉन मास इज इक्वल टू के डॉट रेडियस। तो हमने क्या पाया? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हमने यही पाया ना बेटा। हाँ सर। यानी कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल एक साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें जिनके चार्ज सेम हो लेकिन मास डिफरेंट हो और स्पीड भी सेम हो, तो उस केस में जिसकी मास अधिक होगी उसकी रेडियस अधिक होगी, हाँ सर। जिसकी मास अधिक होगी उसकी रेडियस अधिक होगी।
तो बड़े ट्रैक पे कौन घूमेगा और छोटे ट्रैक पे कौन घूमेगा, बड़े रेडियस के ट्रैक पे कौन घूमेगा, छोटे ट्रैक के रेडियस पे कौन घूमेगा, बताओ। जिसका मास ज्यादा होगा। हाँ तो वो मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में? प्रोटॉन। हाँ, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। नहीं बात समझ आई सर। डाउट। और रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा सबको? हाँ सर। नोट कर लो। नोट कर लिए बेटा? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इरेज करें सब कहानी को? हाँ सर। चलो सारी कहानियों को इरेज कर लेते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है? वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं बेटा इससे, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, है ना? हाँ सर। हाँ, उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग कमेंट करेंगे, है ना? हाँ सर। अब कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है मेरे पास प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। कोई डाउट? एक मेरे पास प्रोटॉन है और एक मेरे पास अल्फा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्वेश्चन हमने बदल दिया, ठीक है? तो अल्फा की जानकारी ले लेते हैं। तो अल्फा क्या होता है गायत्री, बता सकती हो बेटा? अल्फा क्या होता है? क्या होता है गायत्री? अल्फा किसे कहते हैं? अल्फा किसका नाम है ना? गायत्री बेटा, अगर आता है तो बोल, नहीं आता तो कह नहीं आता, हम आगे बढ़े, क्यों समय बर्बाद करें? बोल बेटा। पार्टिकल। बता रहे तुम लोगों को, रुक जाओ 1 मिनट। साक्षी आ गई इस क्लास में कैसे? कोई बात। हाँ बेटा, नहीं पता तू तू तेरे को पता है लड़का, क्या नाम है तेरा? पार्थ। तू हीलियम जानता सर। है क्या होता है बेटा अल्फा? हीलियम। हाँ, ये एक बिना इलेक्ट्रॉन के, याद रखना, बिना इलेक्ट्रॉन के हीलियम एटम होता है। ये क्या होता है बेटा? बिना इलेक्ट्रॉन के हीलियम एटम होता है, यानी एक ऐसा हीलियम एटम जिसके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, उसी को कहते हैं अल्फा। तो अल्फा का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, ये देखो ये केमिस्ट्री का सेक्शन हम पढ़ा रहे हैं भाई, जो मेरे हिस्से का चीज नहीं है लेकिन फिर भी बता रहे हैं, तुम लोग को पता होना चाहिए। अगर हम हीलियम का स्ट्रक्चर देखें तो ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ कि नहीं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो 2 प्रोटॉन पे हमारे पास 2e पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास 2e नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस पे नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है, ये हीलियम का स्टैंडर्ड एटम होता है। लेकिन जब हम लोग अल्फा की चर्चा करते हैं, अल्फा की, तो अल्फा में क्या होता है बेटा? जैसा कि तुमको हमने बताया, अल्फा में से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल लिए जाते हैं, अल्फा में से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल लिए जाते हैं।
तो अल्फा में से जब खींच के इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लेंगे तो इस पे सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आपसे कोई पूछे चार्ज ऑन अल्फा, तो चार्ज ऑन अल्फा की अगर चर्चा करी जाए तो चार्ज ऑन अल्फा जो होता है वो होता है कितना, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, चार्ज ऑन अल्फा। और अगर आपसे कोई मास ऑफ अल्फा पूछ दे तो मास ऑफ अल्फा जो होता है वो कितना होगा बेटा, 4 गुना होगा किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। मास ऑफ प्रोटॉन के 4 गुना क्यों होगा, इसके भी पीछे एक तर्क है। तर्क क्या है भाई, कि इसके पास 2 प्रोटॉन है तो 2 गुना हो ही गया, 2 न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन की भी मास जो होती है वो नियरली इक्वल टू प्रोटॉन होती है। ये बात समझ कि नहीं बेटा? तो अल्फा में चार्ज हो गया इतना और मास हो गया इतना। अब इसके रेडियस पे कमेंट कर लेते हैं, तो किस तरह से रेडियस पे कमेंट कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग, है ना बेटा? तो शुरुआत वहीं से करेंगे जो तुम लोगों को हमने बताया था। तो हमने क्या बताया था भाई, mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB है जी बेटा। ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बना, mv इज इक्वल टू r.q.b, है ना बेटा? या तो डाउट? अब कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है भाई, उसको हम छांट के बाहर कर लेते हैं। तो एक तो मेरा कांस्टेंट b है, बहुत अच्छी बात। दूसरा कांस्टेंट कौन है, वेलोसिटी है। ये किसने कांस्टेंट कर दिया, क्वेश्चन ने कर दिया, हमने तो करा नहीं है। तो जो हमारा r आएगा ये दोनों कांस्टेंट हो गए, क्यों भाई? हाँ सर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि m.v/b.q इज इक्वल टू r। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते सर। डाउट किसी को? नहीं सर। और तो आप ध्यान से देखें, v/b क्या हो गया भाई, v/b क्या हो गया, बोले बेटा? v/b ये जो फैक्टर है ये क्या हो गया, ये v/b क्या हो गया, v भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट। तो फिर तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, m/q डॉट एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू r। यही बना ना बेटा? हाँ सर। तो यानी कि m/q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बात नहीं समझ आई? m/q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो जिसका m/q जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस उतना बड़ा होगा, जिसका m/q जितना छोटा होगा उसका रेडियस उतना छोटा होगा। तो अगर हम बात करें m/q फॉर अल्फा, ठीक है, और m/q फॉर प्रोटॉन, दोनों की चर्चा कर लेते हैं। तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2e का पॉजिटिव चार्ज है, जहां e को हमने डिफाइन कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना? गड़बड़ हो गया, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, तो मास होगा ना, तो इसका मास कितना हो गया बेटा, 4 डॉट मास ऑफ प्रोटॉन हो गया अपॉन 2e हो गया, और इसका कितना हो गया बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन e हो गया। नहीं बात में? नोट करो यहां तक। नोट कर लिया? हाँ सर। अब तो आपसे अगर कोई कहे, यहां पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जगह की कमी हो जाती है मेरे पास, है ना? हाँ। चलो कोई बात नहीं। तो अगर आपसे कोई की रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा निकालो, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अल्फा क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन होल अपॉन मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑन अल्फा। यही होगा ना बेटा?
हाँ तो ये कितना हो जाएगा? तो इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन ई इनटू, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो चार्ज ऑन अल्फा कितना है बेटा? 2e है ना, हाँ सर। और मास ऑफ अल्फा कितना है? 4 मास ऑफ प्रोटॉन है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो कैंसिल, ही और ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1/2। यानी कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? कितनी आ गई बेटा? रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बोलो, बोल नहीं रहा है कोई। 1/2 आ गई ना, हाँ यानी अल्फा की रेडियस क्या होएगी? ज्यादा होएगी। हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। आगे बढ़ा जाए? हाँ जल्दी नोट करो बेटा, नोट कर लिया? हाँ सर। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। यही क्वेश्चन अब दूसरे वैरायटी में कैसे आ सकता है ना? हाँ सर। गायत्री, गायत्री हाँ सर। तू समझ रही है कि नहीं? हाँ सर, समझ रही। बोल काहे नहीं रही है? तू रे लड़की, का नाम है तुम्हारा? निकिता, तू समझ रही है कि नहीं रे? अब बोलबे ना करे हाँ सर। तो तू काहे ना बोल रही है? चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चर्चा करते हैं, ध्यान से देखो। अब हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट को बदलने के बाद यहाँ पे हमने स्पीड को कांस्टेंट नहीं करा, यहाँ पे हमने मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है? हाँ सर। क्या कांस्टेंट हो गया बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन हो, चाहे अल्फा हो, चाहे प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, पार्टिकल P1 है और पार्टिकल P2 है, कोई भी दो अलग अलग पार्टिकल्स है। ठीक है ना? तो ज्यादातर अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन्हीं तीन पे क्वेश्चन आता है। तो तीनों के बारे में तुमको बता ही दिया हमने। तो मान लो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल P1 है, एक पार्टिकल P2 है, और दोनों पार्टिकल के कौन कांस्टेंट है बेटा? मोमेंटम, है ना? हाँ तो सर। मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है? बोले लड़की गायत्री, मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है? मोमेंटम के बारे में जानती है कुछ? नहीं जानती है तो बोल, और जानती है तो बोल। चुप रहने की जरूरत नहीं है, हमको चुप रहने वालों से बहुत चिढ़ होता है। बोले गायत्री। नहीं सर। हाँ, ऐसे ही खुल के बोला कर। नहीं, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम कितना होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और क्वेश्चन ने कह दिया कि मास इनटू वेलोसिटी मेरा एक कांस्टेंट है। क्वेश्चन ने क्या कह दिया? मास इनटू वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है। तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qvb। v और v कैंसिल, तो mv अपॉन r इज इक्वल टू qb, है ना? तो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है रे बेटा? तो दोनों के लिए तो फील्ड एक ही यूज करा गया है, और दोनों की मोमेंटम सेम है। ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने इस केस में क्या पा लिया? इस केस में पा लिया कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना? रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा। नई बात समझ? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या होगा? Q2 अपॉन Q1। ठीक है ना? डाउट? हाँ। समझ में आई बात? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। है बेटा? हाँ सर। चलो, अब तीसरी वैरायटी क्वेश्चन में क्या बन सकती है? इरेज करें? हाँ। तीसरी वैरायटी कह सकता है कि एंगुलर मोमेंटम सेम हो जाए।
तीसरी वैरायटी क्या हो सकती है बेटा? एंगुलर मोमेंटम से मिला। एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, हाँ तो सर। एंगुलर मोमेंटम को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो क्या होता है रे लड़की एंगुलर मोमेंटम, बोल। ये सब हम इन डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन जब 11th पढ़ाएंगे, अभी 12th पढ़ा रहे हैं ना, तो तुमको फिर बढ़िया से कायदे से गायत्री सिखाएंगे, लेकिन तुमको ये वर्ड्स पता होने चाहिए। गायत्री बताओ बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्या होता है बताओ, बोल। नहीं आता है? नहीं नहीं बोल। पता सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू बोले पार्थ। आई ओमेगा सर। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? आई ओमेगा। आई ओमेगा के अलावा बता। एमवीआर। MVR, एब्सोल्युटली राइट, m.v.r। तो इसने कह दिया कि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट कर दिया। क्वेश्चन ने क्या कर दिया? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने कांस्टेंट नहीं करा, किसने कांस्टेंट करा बेटा? क्वेश्चन ने। तो एंगुलर मोमेंटम वो पिछला लिख लिए थे मोमेंटम वाला। हाँ सर। क्यों बेटा गायत्री, मोमेंटम वाला लिख लिया था ना तूने? हाँ सर। हाँ, अब एंगुलर मोमेंटम पे चर्चा कर लेते हैं। तो mv² / r = qvb। तो v और v कैंसिल, तो मेरे पास क्या बना? m.v/r = qv। हमें क्या चाहिए? MVR चाहिए ना बेटा? तो एक r दे दो और एक r ले लो, कोई दिक्कत? एक r दे दो और एक r ले लो। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है भाई। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो मेरे पास कांस्टेंट ये वाला फैक्टर है। इसको कांस्टेंट किसने किया बेटा? इस चीज को कांस्टेंट किसने किया है? बोलो। क्वेश्चन ने। और इस चीज को कांस्टेंट किसने किया? दोनों एक ही फील्ड में घूम रहे हैं। तो हमने क्या पाया बेटा? हमने पाया कि R is inversely proportional to the root of charge। बात नहीं समझ आई? R is inversely proportional to the root of charge। नहीं हो जाएगा? होगा सर। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √Q2/Q1। बात नहीं समझ आई? आई सर। डाउट? नोट करो, हम जस्ट आ रहे हैं 1 मिनट में। हेलो, हाँ सर। हो गया बेटा? हाँ सर। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। निकिता, निकिता हाँ सर। रिएक्ट नहीं कर रही है यार। चल ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमको पार्सल कर देना सर है। वो घर पे शादी है ना दीदी की, हाँ तो ठीक है, घर पे दीदी की शादी है तो कोई ना कोई। चल ठीक है, ब्याह है तो अच्छी बात है। हमके बुनिया पार्सल कर दिए, ठीक है। हाँ हाँ, गुल जामुन 2 आइटम हम बड़ा मन से खाई ना, बुनिया गुल जामुन। आगे बढ़त थी। अब देख भाई, अब हमने काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दिया। अब हमने किसको सेम कर दिया बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये तो बताएगी वो लड़की, क्या नाम है उसका? वो क्या नाम है रे? गायत्री। अगर ये तू नहीं बताई तो हम जान मार देंगे तेरा, हम सही बता रहे हैं, तू जिंदा नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है जल्दी बोल। ½ mv²। हाँ चलो, इसने अपनी जिंदगी बचा ली। ½ mv², ये क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, अच्छा मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? मास इनटू वेलोसिटी से। बात नहीं समझ में आ रही बात की नहीं बेटा? हाँ सर।
तो अगर हम इसको मोमेंटम बनाना चाहें, ध्यान से समझो, अगर हम इसको मोमेंटम बनाना चाहें तो इसको मोमेंटम कैसे बना सकते हैं? एक m इसको दे दो और एक m इससे ले लो, रेशियो पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना? तो ये क्या हुआ? 2 of the kinetic energy dot mass is equal to m dot v का होल स्क्वायर। यही बना ना बेटा? हेलो, हाँ सर। क्यों भाई? हाँ तो मेरे पास क्या बना? और mv क्या होता है बेटा? mv क्या होता है? मोमेंटम। तो मेरे पास बना मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 डॉट काइनेटिक एनर्जी डॉट मास, और यही होता है mv। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? नहीं। फिर से वापस से वहीं आ जाते हैं। मेरे पास क्या है? mv स्क्वेयर अपॉन r इज इक्वल टू qvb, ये और ये कैंसिल, तो mv अपॉन r इज इक्वल टू qb है जी बेटा। यहां तक किसी को डाउट? और mv क्या होता है? mv क्या होता है? बोले गायत्री, mv क्या होता है? P p मतलब पैरेट। root to kinetic energy अरे p का मतलब बताना। momentum हाँ, p का मतलब पैरेट होता है ना, p का मतलब मोमेंटम। ठीक है, तो ये मोमेंटम हो गया, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर ही हो गया मेरा मोमेंटम। बात समझ आ रही कि नहीं? और मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? √2 काइनेटिक एनर्जी डॉट m, तो √2 काइनेटिक एनर्जी डॉट m अपॉन r इज इक्वल टू qb। अब इसमें देखे कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट हैं भाई। तो इसमें तुम ध्यान दो कि दोनों एक ही फील्ड में गुजर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट किसने कर दिया क्वेश्चन? और दो तो कांस्टेंट होता ही है, दो भी कांस्टेंट होता है ना बेटा? हाँ सर। दो की वैल्यू तो बदलती नहीं है, दो तो दो ही होता है। तो इतनी सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। तो इतनी सारी चीजें जब कांस्टेंट हो गई तो हमने क्या पाया? रूट ऑफ द m अपॉन q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यही पाया ना बेटा? हाँ सर। तो r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू रूट m1 अपॉन q1 इंटू q2 अपॉन रूट m2। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके? यस सर। कल के क्लास में नहीं, सॉरी, शाम को। कब से कब दिया था समय? 4 से 6 ना? हाँ सर। 4 to 6, ठीक है? समझ आई बात सबको? हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? पार्थ? हाँ सर। विदाउट? नहीं सर। तो तुमको समझ में आई कितनी वेराइटीज की क्वेश्चन से खिलवाड़ करते हैं हम लोग? हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। चलो, थैंक यू फॉर टुडे।